Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 20th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 20 जून 2026 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, अभी आपको पता है कुछ दिनों की बात और है, टेलीग्राम वापस से आ जाएगा तो उसके बाद सारे पीडीएफ्स आप तक अवेलेबल हो जाएंगे। करंट समय के जो भी पीडीएफ्स वगैरह आपको चाहिए वो सब एक व्हाट्सएप चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो वो जो व्हाट्सएप चैनल है इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की, लेकिन हमेशा की तरह एक मैप के क्वेश्चन के साथ में आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आपको मैप में जाकर देखना है वेनेजुएला को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने कवर करनी है आज के एनालिसिस के अंदर में। एडिटोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ हैं जो काम की हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लेकर। तो जैसे पहला आर्टिकल है दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं एक एडिटोरियल के साथ में जिसमें दो राइटर साहब हैं। ये दोनों ऑथर बात करते हैं इंडिया के चीपेस्ट पावर के बारे में और उस चीपेस्ट पावर के ऊपर में हमें ध्यान कैसे देना होगा जिससे हम अपनी ग्रिड की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। मामला क्या है, क्योंकि आपको पता है हम लोग आर्टिकल के साथ साथ नोट्स बनाते हैं। तो ये आप न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिख रहे हैं, इसके हाथों हाथ यहाँ पर बनाए गए सारे के सारे रेलिवेंट नोट्स। तो बढ़िया तरीके से समझ में आने वाला है। बस खाली पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ों को समझते चलना। कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनको मतलब ऐसे बॉक्सेस के अंदर में कवर कर करके कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट भी कर दी गई हैं जो आपके लिए अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले अगर हम इस पूरे न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल का कोर थीम समझें कि आखिरकार ये किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो इंडिया लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में पैसा खर्च कर रहा है। सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो सोलर और जो विंड एनर्जी है ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों इतना ज़्यादा इसके अंदर में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है? या तो हमें सोलर पैनल्स डेवलप करने हैं या फिर हमको विंड मिल्स को बनाना होगा जिसके ज़रिए यहाँ पर विंड के थ्रू या फिर सूरज के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल तरीका है जिसको आज भी हम लोग फॉलो करते हैं दोस्तों, वो है कोयले की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। कोयले को हम लोग थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर में जलाते हैं जिससे हमको ये बहुत सारी बिजली मिलती है, समझ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोयले से जो भी एनर्जी का जनरेशन हो रहा है उससे करंट समय पर बहुत प्रदूषण होता है, क्योंकि कोयले के अंदर में जो प्रेजेंट है वो है कार्बन। दैट इज़ वाई कार्बन एमिशन हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। तो ढेर सारी कंट्रीज, इवन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकें, क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सकें। तो आर्टिकल उसी चीज़ के बारे में आर्ग्यू कर रहा है कि भारत का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इंडिया लगभग 1000 गीगावाट एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी को अनलॉक कर सकता है। याद रखिएगा ये वर्ड है कैन, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो हम इतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। बस करना क्या होगा, कुछ चीज़ें हमें अपने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डेवलप करनी होंगी, कुछ चीज़ों में हमें बदलाव करना होगा, उसके बाद सब कुछ अच्छी तरीके से होने लगेगा। लेकिन वो कुछ चीज़ें आपको पता है मेरे दोस्त, वो क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी से देखो, इलेक्ट्रिसिटी में खास बात यह है कि बिजली बनती है और दूसरी तरफ इस्तेमाल हो जाती है। स्टोर करने का प्रोसेस आज है नहीं हमारे पास में। तो पावर प्लांट से भी बिजली बनती है और सीधा फिर उसके बाद में कहाँ आती है, घरों में हमको मिल जाती है डिस्कॉम्स के जरिए, ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए होते हुए, है ना। लेकिन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर अब सूरज निकलेगा तो बिजली बनेगी तो इस्तेमाल होगी। अब रात में क्या करें, हवा चलेगी तो यहाँ पर बिजली बनेगी, विंड मिल्स घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अगर नहीं चला तो, अगर ये मतलब आप कह सकते हैं विंटर्स का टाइम या फिर शाम का समय हो जाता है या रात के टाइम पर, उतना ज़्यादा पावर यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब रात के समय पर कहाँ सूरज दिख रहा है, तो सोलर पैनल्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, तो जनरेशन कैपेसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या सोल्यूशन डिस्कस करते हैं, आपको याद आ रहा होगा बैटरी स्टोरेज सिस्टम, है ना। कि हम लोग बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे क्यों नहीं काम कर पा रहे, क्योंकि सोलर एनर्जी आप दिन में बिजली बना रहे हैं और जो बना रहे हैं उसको आप यूज़ भी कर लेते हैं, बहुत सारी सरप्लस एनर्जी एज इट इज़ वेस्ट भी हो जाती है। तो क्यों ना यहाँ पर दिन में ही हम लोग बैटरीज को चार्ज करके रखें, अपना बैटरी स्टोरेज सिस्टम बना लें मैसिव साइज़ का। तो दिन में अपनी ज़रूरत भी पूरी करते रहेंगे और बैटरी भी चार्ज होती रहेंगी। फिर इन्हीं बैटरीज के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी शाम को यूज़ की जा सकती है, रात को यूज़ की जा सकती है। तो एक ही चीज़ से यहाँ पर दो तरीके से फ़ायदे मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, बिल्कुल मिल पा रहे हैं। लेकिन हम बैटरी स्टोरेज सिस्टम पे काम आज के समय पर नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसमें अपग्रेडेशन हो जाए तो बहुत सारी जो भारत की कैपेसिटी है ना पावर जनरेशन की, वो इम्प्रूव हो जाएगी।
अब प्रॉब्लम यह है कि आज जितने भी ये ग्रिड्स हैं, ग्रिड्स मतलब जहाँ पर ये बिजली बन रही है और बिजली बन के ग्रिड्स में ही आती है, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया ने लगभग 45 गीगावाट से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को अभी ऐड कर लिया है 2025 में। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें, ठीक है, कुछ और कंट्री से कंपेयर करें, तो नो डाउट हम बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन बैटरी स्टोरेज सिस्टम की जब बात आती है तो इंडिया यहाँ पर पीछे रह जाता है। अगर हमारे पास में प्रॉपर बैटरी स्टोरेज सिस्टम आ जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाएगी। दिन में यहाँ पर जो एनर्जी यूज़ हो रही है, जनरेट हो रही है, उसको हम रात में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अब आप कहोगे एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि ट्रांसमिशन लाइन बनाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आती कैसे घरों में, पहले इस प्रोसेस को समझिए। एक तो मेन ये पावर स्टेशन है, आपका थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हो सकते हैं, जहाँ पे कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। फिर वो बिजली आती है ट्रांसफॉर्मर्स तक, फिर ट्रांसमिशन लाइन में इतने बड़े बड़े टावर्स में आती है। देन उसके बाद में जो हमारा डिस्कॉम्स वगैरह है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं, ठीक है, आपके एरिया का जो डिस्कॉम है ना, बिल वगैरह जमा करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स जो है ये क्या करते हैं, इस बिजली को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू द पावर लाइन, और फिर घरों तक बाकी सारी जगह पर कंजम्पशन के पर्पज़ से इस बिजली का यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा है, समझे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक तो तरीका यह है कि अगर आपको एनर्जी जनरेशन बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, पहली बात मेरे दोस्त ये याद रखो, हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक 2047 तक हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं, डेवलप्ड इकॉनमी बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी ही होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करना होगा, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, सब के ऊपर में काम करना होगा। ये भारत की ताकत है। लेकिन इन सभी इंडस्ट्रीज़ में एक कॉमन चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बिजली है मेनली हम लोग कोयले से ही बना रहे हैं, इंडिया आज भी कोयले के ऊपर में ज़्यादा निर्भर है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर बनाओ, यानी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाओ जगह जगह पर, ताकि बिजली का पूरी तरह से प्रोडक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन पता है ऐसे स्ट्रक्चर बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 से 5 साल लग जाएंगे। फिर आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, मल्टीपल अप्रूवल चाहिए, रिस्ट्रिक्शन चाहिए, तब नया ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनेगा, तब आप बिजली को इस तरीके से जनरेशन पावर स्टेशन से बनाकर सप्लाई कर पाओगे। लेकिन जिस तरीके को हम बता रहे हैं, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को ही बेटर तरीके से यूज़ करना है। ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है भाई, पावर स्टेशन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इनकी कैपेसिटी कम हो गई है, बगल में ही रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगा लो, बगल में ही इसके एक प्लांट ऐसा लग जाएगा जहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी से दिन में जनरेट कर रहे होंगे एनर्जी। तो दिन में जितनी भी एनर्जी यहाँ से बन रही होगी इस स्टेशन से, रिन्यूएबल स्टेशन से, वो इसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुँच जाएगी। ये जो पावर सप्लाई का पूरा स्ट्रक्चर है ये सेम यूज़ कर सकते हैं हम, समझ रहे हैं। लेकिन इसी में ही अगर बैटरी स्टोरेज ऐड कर दिया जाए तो रात का काम भी यहीं से संभल जाएगा, यानी दिन भर में इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही थी वो सप्लाई कर दी गई, और जो बैटरी में चार्ज करके रखी है वो रात के लिए काम हो गया। इसलिए मैसिव बैटरी स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत है। और इस वाले काम में हमें केवल 12 से 18 महीने लगेंगे, और बाकी अगर ये पूरा स्ट्रक्चर लगाओगे जो अब बना बनाया हमको मिल रहा है तो भाई इसी वजह से कम समय लग रहा है। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करोगे तो 3 से 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स के थ्रू गुजरना होगा, समझे इस बात को। तो इंडिया आने वाले समय पर 2000 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी की पावर रखता है बाय 2050। लेकिन इसके लिए हमें सबसे बड़ा ट्रांसमिशन एक्सपेंशन करना होगा इन द वर्ल्ड। नया ट्रांसमिशन लाइन अगर बनाने की सोच रहे हो तो यह हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पुरानी ट्रांसमिशन का ही बेटर यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है, या पुराने ट्रांसमिशंस में हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आर्टिकल के अंदर में 4 मेजर अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट किया गया है ऑथर के थ्रू, कि भाई ये 4 चीज़ें हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान अगर दे दिया जाए तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक अच्छी एफिशिएंसी लेवल को पर एक्सेस कर पाएंगे। तो पहले अपॉर्चुनिटी नंबर 1, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज भी जितने भी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं वो ट्रांसमिशन कनेक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। सोलर प्लांट्स आप देख पाओगे मेनली ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल करता है दिन में, तभी तो सोलर प्लांट्स के जरिए जो भी बिजली बनती है इन ट्रांसमिशन लाइन के जरिए आपके डिस्कॉम तक आती है, फिर उसके बाद में फर्दर उस इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जा सकता है। अब दिन का खर्चा तो चलो उठा लेंगे, आपने देखा नहीं हाल ही में दिन की बिजली हम लोग बहुत सरप्लस में बना रहे थे, लेकिन रात में पीक डिमांड इतनी ज़्यादा हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की करंट समय पर गर्मी की वजह से कि हम रात में बिजली पूरी नहीं कर पा रहे, डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन दिन में पूरा कर पा रहे हैं। अब यही सोलर प्लांट्स के थ्रू जो बिजली हम दिन में बना रहे हैं इसको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में रख लें, और रात के समय पर जो पीक डिमांड होती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स चल रहे होते हैं रात के समय पर, स्पेशली गर्मियों के दौरान, तो उन पीक डिमांड के दौरान तो क्या हो सकता है, इसी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखी है दिन भर में, उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। और इससे 400 गीगावाट की एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भारत को मिल जाएगी, और बिना नया ट्रांसमिशन कॉरिडोर बनाए।
बहुत बड़ा कॉरिडोर भी हमने नहीं बनाना है बिजली बनाने के लिए, रातों दिन कोयला भी नहीं जलाना है 24 घंटे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ये एक तरीका है, सिंपल तरीका, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है। एंड दी अपॉर्चुनिटी नंबर 2 यहाँ पर मेंशन करते हैं एग्जिस्टिंग कोल पावर कॉरिडोर। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई पुराने कोल पावर कॉरिडोर है और ऐसे कोल पावर कॉरिडोर जिनकी एफिशिएंसी पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है, तो बगल में उनके रिन्यूएबल प्लांट्स लगाओ और जो एनर्जी सप्लाई का स्टोरेज का सिस्टम है, ये सप्लाई का सिस्टम, ये सेम सिस्टम यूज़ करो, तो इससे भी काम बढ़िया हो सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है ना। तो ये अब डिस्कशन हो गया। बाकी लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग सबस्टेशंस, यानी बहुत सारी ट्रांसमिशन सबस्टेशंस ऐसे हैं दोस्तों जहां पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ में मिला सकते हैं उन पावर स्टेशंस में, जिससे कि मान लो कोयले की कमी भी होती है कई बार, पीक डिमांड के समय पर इतना जल्दी बिजली नहीं बन पा रहा है, तो उस समय पर हम रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए उस पीक डिमांड को पूरा कर पाएंगे, लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। फिर चौथा तरीका है रिकंडक्टरिंग विद एडवांस वायर्स। यह है खास एक और इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, भारत का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है जहां पर बिजली बन रही है और लोगों तक सप्लाई हो रही है, ये आज भी पुराने कंडक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। और पुराने कंडक्टर्स की जब मैं बात करता हूं तो पुराने कंडक्टर्स इतने पुराने हो चुके हैं जिनका पावर फ्लो लिमिट हो जाता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से पावर फ्लो नहीं कर पाते, तो क्यों ना पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर दिया जाए। और रिप्लेस किससे करें? हाई टेम्परेचर लो सैग कंडक्टर से। नए कंडक्टर्स को लगाया जाए, वो नए कंडक्टर्स जो डबल तरीके से अपने ट्रांसमिशन कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, सेम टावर का सेम ज़मीन का इस्तेमाल करके, बस खाली क्या करेंगे, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं रिकंडक्टरिंग मेथड। तो इससे क्या होगा, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। रिकंडक्टरिंग हमें हेल्प कर सकता है ज़्यादा बढ़िया तरीके से, जिससे ट्रांसमिशन नेटवर्क ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। फिर बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्मार्ट ट्रांसमिशन एक्सपेंशन, ये एक स्मार्ट तरीका है जहाँ पे हम लोग ट्रांसमिशन लाइंस को नए तरीके से ना बनाकर एग्जिस्टिंग वे में ही अपग्रेड कर सकते हैं। और इंडिया अगर अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को इसी तरीके से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय पर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा $100 बिलियन से ज़्यादा। तो आर्टिकल कहता है कि हर एक नई ट्रांसमिशन लाइन फ्यूचर रेडी होनी चाहिए। फ्यूचर रेडी मतलब समय के अनुसार, भविष्य को देखते हुए बनाना चाहिए, जिसमें हम मॉडर्न तरीके से एक नई चीज़ ऐड करें तो वो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल रहे। तो आज के समय की मॉडर्न ट्रांसमिशन जो लाइन है वो 4 से 5 गुना ज़्यादा क्लीन एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं पुराने सिस्टम के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपनी पॉलिसीज़ को बनाना होगा। पॉलिसीज़ में एक बदलाव की ज़रूरत है और इसके लिए इंसेंटिव्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ को इंडिया में ही जनरेट कर सकें। और जब ये सब कुछ कर पाएंगे तो ऑलरेडी हमारी इकॉनमी और तेज़ी से बूस्ट करेगी। रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि ये क्लीन एनर्जी होगी। एक तो हमारे ऊपर कोई डेवलप्ड कंट्री प्रेशर नहीं बना पाएगा कि भारत इतना सारा प्रदूषण कर रहा है। हम क्लीन एनर्जी का, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का ज़्यादातर यूज़ कर रहे होंगे रातों दिन। दूसरी बात, हमारे इंडस्ट्रीज़ को आज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी टाइप की इंडस्ट्रीज़? मैंने आपको बताया, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, केमिकल और डेटा सेंटर्स। तो अगर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाएगा, वो भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिल रही है 24 घंटे, पावर सप्लाई बढ़िया तरीके से हो रही है, तो इससे इंडस्ट्री के बीच में कंपेटिटिवनेस इंप्रूव होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर आने वाले समय पर और ज़्यादा बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। इंडिया अपने फुल पोटेंशियल को हिट कर रहा होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन सब इंडस्ट्रीज़ की जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो भी चीज़ें मैंने आपके सामने डिस्कस किया उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स, क्योंकि हर एक आर्टिकल में आपको रिवीजन पॉइंटर्स बना कर दिए जाते हैं। केवल इससे काम नहीं बनेगा, आप रिवीजन पॉइंटर रहेगा ना तो ये जो भी चीज़ें हमने अभी 6-7 पेज डिस्कस करें हैं उसको एक छोटे से पैराग्राफ में आप मेमोराइज कर सकते हैं, या अचानक से रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक जनरली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए कोई ज़्यादा मेजर फैक्ट यहाँ पर है नहीं। तो आप प्रैक्टिस करेंगे एक मेंस का क्वेश्चन इसी आर्टिकल के बेसिस पे। प्रश्न क्या कहता है ज़रा सुनिएगा। इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन लगातार बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। प्रॉब्लम पावर जनरेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। वो ऐसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने बताना है वो कौन कौन सी चुनौतियां, वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन से एसोसिएटेड है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को अपने ग्रिड सेक्टर में लेकर आना चाहें तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, ज़रा इन प्रॉब्लम्स को बताएं और उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं जिससे भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम भारत में बनाया जा सकता है। तो 250 शब्दों में लिखिए। एक अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। आंसर लिखें कैसे? तो उसके लिए सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इंट्रोडक्शन इस तरीके से आपने लिखना है
और फिर आर्टिकल का दूसरा पार्ट हिट करोगे तो चैलेंजेस कौन कौन से हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में, कि भाई ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं कर पा रहे, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में कम समय लगेगा जबकि ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा समय लगेगा, फिर बाकी सारी यहाँ पर ये चैलेंजेस के बाद में कौन कौन से उपाय यहाँ पर हो सकते हैं भविष्य को देखते हुए, तो ये उपाय यहाँ पर मेंशन करे गए। इसी तरीके से मतलब वीडियो पॉज कर करके देखिए, अपना अच्छा सा ये कंटेंट पढ़िए और खुद से आंसर लिखने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पर एक बढ़िया सा आंसर लिख पाओगे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर समाप्त हमारा आर्टिकल नंबर 1। चलिए सेकेंड आर्टिकल पर आते हैं। ये बात करता है मूविंग फ्रॉम ड्रोन परचेजेस टू ड्रोन पार्टनरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ड्रोन न्यूज़ में बना हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले हमने ड्रोन वॉरफेयर के बारे में डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रोन भी पढ़ाए थे, शायद याद होगा। अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, एक रिसर्चर है एट तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, ये बात करती हैं कि भारत का जो ड्रोन एम्बिशन है, भारत का जो एक सपना है ड्रोन को लेकर, इसमें हमें एक स्मार्टर इनिशिएटिव की ज़रूरत है और लगातार इनोवेशन करना होगा। अब ये स्मार्टर इनिशिएटिव और नए प्रकार के इनोवेशन कैसे हो सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 ड्रोन्स के नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल बायरेक्टर TB2 ड्रोन, MQ-9B रीपर ड्रोन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो ड्रोन्स हैं ये माइक्रो और नैनो ड्रोन कैटेगरी में आते हैं। तो बस ये बेसिक सी फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों मेक श्योर करना, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि डेली बेसिस पे ये न्यूज़पेपर सेशन आपको मिल सके। एंड और वीडियो पे लाइक का बटन उसको आप लोग प्रेस कर सकते हैं। 4000 लाइक्स का टारगेट है जिसको मिलकर आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। तो आर्टिकल किस चीज़ के बारे में बात करता है? आर्टिकल सबसे पहले आर्ग्यू करता है कि भारत का डोमेस्टिक ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हम अपने देश के अंदर में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग अब करना शुरू कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं, लाइक चाइना की हम बात करेंगे तो चाइना ने कंपनीज़ के बीच में कोलैबोरेशन को मेंटेन करके ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत पहले करना शुरू कर दिया था। तो ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के पास में एक बड़ी पावर है, समझ रहे हैं। अब है कि आज के टाइम के हिसाब से ड्रोन टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, तो केवल ड्रोन्स को खरीद के रख लेना ये इनसफिशेंट है, क्योंकि ड्रोन्स को खरीद के रख लोगे, कभी खराबी आएगी, कभी कुछ आएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आपने जिससे खरीदा है उससे केवल और केवल बायर और सेलर वाला रिलेशनशिप रखा है। उसकी बजाय ऑथर ने रिकमेंडेशन दिया है कि हमारी जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारी आर्मी वगैरह जो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है कि जो ड्रोन बनाने वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेट कर लो कि भाई आपको ड्रोन्स में कभी कोई अपग्रेड करवाना हो तो सीधा आप एक नोटिस डालेंगे, अपग्रेड हो जाएगा। मेंटेनेंस करवाना हो तो मेंटेनेंस का सारा काम मैन्युफैक्चरर देख लेगा। इनोवेशन करवाने हो, कोई नई चीज़ ऐड करवानी हो ड्रोन्स में, तो आप वो कर सकते हैं। यानी आप ये देख रहे हैं कि भाई समय के अनुसार ये बदलाव होने चाहिए, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बता सकते हैं मैन्युफैक्चरर, उस प्रकार का ड्रोन आपको बना कर देगा। ये होता है तरीका। तो इसके लिए हमें डोमेस्टिकली एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरर सिस्टम चाहिए अगर ड्रोन्स को बनाना है तो। और इसी को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो लगभग $2 बिलियन के ड्रोन्स को परचेज करेंगे। कहोगे फिर से इंपोर्ट की बात आ गई? नहीं, अब की बार इंपोर्ट नहीं कर रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से परचेज किया जाएगा जो हमारी देश की खुद की कंपनी है। यह दिखाता है भारत का कमिटमेंट आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंसी की तरफ, कि हाँ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास में क्षमता है कि हम ड्रोन्स को बना सकते हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं $2 बिलियन के, हम लोग ड्रोन्स को परचेज करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे ड्रोन्स परचेज करे हैं बाहर दूसरे कंट्री से, अब हम खुद से बना रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, दुनिया में ही लड़ाई को लड़ने का एक तरीका बदल चुका है। हर कंट्री फोकस कर रही है कि किस तरीके से हमारा कम से कम खर्चा करके हम दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद कर सकें। तो जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंकर्स, इन सब में बहुत पैसा लगता है, बनाने में टाइम लगता है, तो कंट्रीज आज अटैक करने के लिए इनका यूज़ कम करती हैं। आज वो स्मॉलर और चीपर ऑप्शन की तरफ जा चुकी है, वो है ड्रोन सिस्टम। ड्रोन को जल्दी जल्दी बनाया जा सकता है, सस्ता ऑप्शन है, फट गया तो कोई दिक्कत नहीं, अटैक करा तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रक्शन मचा लेगा, खो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये फाइटर एयरक्राफ्ट्स और टैंकर्स ये हमारे एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, समझ रहे हैं। तो मॉडर्न वॉरफेयर का नेचर बदल चुका है, और इस बदलते नेचर को सबसे ज़्यादा नोटिस किया गया रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, ईरान के ड्रोन ऑपरेशन के दौरान। किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक किया गया ड्रोन्स के माध्यम से, ईरान ने रिटेलिएशन में अटैक किया ड्रोन्स के माध्यम से, समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे मिलिट्री एसेट्स को नहीं खर्च करना पड़ता, क्योंकि ड्रोन्स एक चीपर और एक सही ऑप्शन मिल जाता है अटैक करने के लिए, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने के लिए।
हालांकि ड्रोन्स की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल MQ-9B रीपर ड्रोन, बायरक्तर ड्रोन का नाम आपने सुना होगा। ये जितने भी ड्रोन्स हैं हाल ही में न्यूज़ में आए हैं अलग अलग वॉर की वजह से। ये छोटे और चीपर ड्रोन्स हैं। हालांकि ये ड्रोन माइक्रो और नैनो वाली ड्रोन कैटेगरीज में आते हैं। एक होते हैं बड़े साइज़ के ड्रोन, फिर होते हैं छोटे साइज़ के, फिर और छोटे साइज़ के। तो ये छोटे साइज़ वाले हैं, माइक्रो नैनो कैटेगरीज वाले। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इतना खर्चा होता नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ पर बहुत सस्ते वे में हम इन ड्रोन्स को बना सकते हैं। इसी को बोला जाता है ड्रोन वॉरफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, आपसे पूछ ले कि बताओ इकोनॉमिक्स ऑफ ड्रोन वॉरफेयर से आप क्या समझते हैं, या इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए तो पता होना चाहिए कि आज ना ड्रोन एक इकोनॉमिकली कंट्री के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करवाने वाला ऑप्शन है। यानी कंट्रीज़ को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है ना। कंट्रीज़ सस्ते में ड्रोन्स को प्रिपेयर कर लेती हैं। और दुश्मन को ड्रोन रोकने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? डिफेंस एयर सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। अब मान लो दुश्मन का ड्रोन आया तो हमें अपना S-400 या जो भी हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम, वो सब एक्टिव करना पड़ेगा ताकि दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में मार के गिराया जा सके। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम का खर्चा ज़्यादा आएगा, समझे। तो दुश्मन को इकोनॉमिकली डिस्टर्ब करने के लिए उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करवाओ। और वो कैसे होगा? आप सस्ते सस्ते ड्रोन्स उनके ऊपर में लॉन्च करोगे और दुश्मन को अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करना पड़ेगा, समझे। तो एक इकोनॉमिक एडवांटेज है, समझे। तो कि हमें ड्रोन कैपेबिलिटीज़ में इन्वेस्टमेंट हैविली तौर पे करना होगा, क्योंकि आने वाला समय जो है, फ्यूचर वॉरफेयर जो होने वाली हैं वो ड्रोन के बेसिस पे ज़्यादातर होने वाली हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होने भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय पर ऐसा भी नहीं है कि किसी कंट्री को आप बर्बादी कर दोगे ड्रोन का इस्तेमाल करके। कंट्रीज़ के पास में ऑप्शन है ड्रोन को काउंटर करने के लिए, है ना। हालांकि ड्रोन फाइटर जेट और टैंक्स वगैरह से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये माना जाता है। लेकिन हमें अगर ड्रोन सेक्टर को इंप्रूव करना है तो हमें उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करना होगा। और ये हम चाइना से सीख सकते हैं। कैसे? चाइना ने अपने देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज़, अकेडमिया, इंस्टीट्यूशंस एंड मिलिट्री सबके बीच में कोलैबोरेशन बैठा दिया। सबके बीच में मिलाकर एक कोलैबोरेशन बिल्टअप कर दिया और इनसे कह दिया तेज़ी से अकॉर्डिंग टू द मिलिट्री नीड्स ये जो कंपनीज़ हैं वो ड्रोन्स को बनाएंगी। और यहाँ पर जल्दी जल्दी ये लोग ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं नए समय के अनुसार, नए अपडेट्स के अनुसार, समझे। तो ये चीज़ें यहाँ पर एग्जैक्टली इसमें मेंशन की गई। अब प्रॉब्लम यह है कि ड्रोन रेलेवेंस में आज के समय पर ढेर सारे चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज हमारे सामने यह है कि देखो ड्रोन को परचेज़ कर लेना एक सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ड्रोन्स कुछ समय बाद पुराने हो जाते हैं। 2 से 3 साल बाद ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, ये इनफेक्टिव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की ज़रूरत है। समय के अनुसार इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। और जब अपडेशन की बात आएगी तो हम किसी कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। इसमें हमें डोमेस्टिकली यानी खुद से ही अपने सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा। फिर बात आती है इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जो भी ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं आज के समय पर, जो दुश्मन के ड्रोन्स हैं, बड़ा खतरा तो है ही, लेकिन दुश्मन भी दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकता है? ड्रोन्स को जैम कर सकता है। अब ड्रोन को अगर जैम कर लोगे तो ड्रोन का कम्युनिकेशन नेटवर्क बिगड़ जाएगा, वो ड्रोन सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा, ड्रोन के अंदर में एक फेलियर होता हुआ नजर आएगा। तो एज अ रिजल्ट जितने भी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उन्हें रेगुलर बेसिस पर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम अपडेट करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है, सेंसर्स अपडेट करने पड़ते हैं, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ता है, तभी आपके ड्रोन्स की इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पाओगे तो आपका ड्रोन बेकार हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर अपने देश की ही कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट है कि समय अनुसार उनसे ये सारे के सारे काम हम लोग करवा सकें। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों लेसन्स फ्रॉम द यूक्रेन। यूक्रेन से लेसन ले लो भाई। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यूक्रेन ने बहुत सारे ड्रोन्स रशिया के ऊपर में दागे। रशिया हरा नहीं पाया आज तक यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन के पास में ड्रोन पावर है। कुछ केसेस के अंदर में ये भी बताया गया कि भाई देखो जब ड्रोन्स वगैरह ना बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था यूक्रेन, तो रशिया ने ड्रोन्स को हैक करना या जैम करना ये शुरू कर दिया। तब यहाँ पे यूक्रेन थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन इसको कह सकते हैं सॉल्व कर दिया यूक्रेन ने। कैसे? एक नए प्रकार के ड्रोन का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं FPV ड्रोन या फायर ऑप्टिक केबल वाला ड्रोन। देखो हो क्या है, ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम दुश्मन के ऊपर निगरानी रखने के लिए, सर्विलांस करने के लिए। अब दुश्मन यहाँ पर इसको जैम कर लेगा, हैक कर लेगा, तो ये किसी काम का है नहीं हमारे लिए। तो इसके लिए फाइबर ऑप्टिक वाला ड्रोन आता है, यानी इसमें एक पतली सी जो ऑप्टिक केबल है दोस्तों, ये हमारे हाथ में रिमोट से जुड़ी हुई होती है। इस ड्रोन को उड़ाओगे, ये केबल जुड़ी हुई है और ये ड्रोन जो इन्फॉर्मेशन नीचे देख रहा होगा वो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन हमारे रिमोट में आपको दिखाई दे रहा होगा। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल रियल टाइम। नहीं तो फिर जो वायरलेस ड्रोन्स होते हैं इनमें जो इन्फॉर्मेशन ड्रोन हमको देता है वो थोड़ा डिले से आता है, थोड़ा सा उसमें लेटेंसी होती है।
इसमें कोई लेटेंसी नहीं है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और ये वायर से कनेक्टेड है। एंड वायर से कनेक्ट होने की वजह से इस ड्रोन के अंदर में कोई भी इसको जैम नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो ये ड्रोन्स यहाँ पर यूक्रेन ने डेवलप करे, तो समझ रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ज़रूरत के हिसाब से नई नई चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। ये बात यहाँ पर आर्टिकल में ऑथर ने मेंशन किया। ये कहते हैं कि इंडिया के पास में भी ऑलरेडी बहुत सारे इंप्रूवमेंट हम लोगों ने कर रहे हैं। ड्रोन्स को हम परचेज कर रहे हैं डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से। हमने बोला है कि हम ड्रोन्स को परचेज करने के लिए आर्मी को एक पावर देंगे, आर्मी को एक सिस्टम में शामिल करेंगे और वो सिस्टम होगा COTS सिस्टम, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम। कमर्शियल ऑफ द सेल्फ का मतलब क्या है, इस बात को समझ लिएगा। जैसे पुराना ट्रेडिशनल तरीका होता था ना कि हमारा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डिसाइड कर रहा है कि भाई आर्मी को कितने ड्रोन चाहिए, फिर वो किसी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, फिर वो कंट्री से हमारा नाता खत्म, हमने परचेज कर लिया, काम खत्म। वो नहीं करने वाले। आप कह रहे हैं अपने देश में बनाएंगे और बनाने के साथ साथ आर्मी को COTS सिस्टम का भी एक्सेस दिया जाएगा, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। इसका मतलब क्या है भाई, मान लो हमारे आर्म्ड फोर्सेस को एक अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है ड्रोन्स की। अगर अर्जेंटली उन्हें ड्रोन्स की ज़रूरत है तो हम उनको ड्रोन्स अर्जेंटली कैसे देंगे, कैसे प्रोवाइड करवाएंगे? प्रॉब्लम यह है। तो अर्जेंटली देने के लिए हमें क्या करना है, उनके पास में चॉइसेस होनी चाहिए। वो अगर बनवाना चाहते हैं ठीक है तो वो बनवा सकते हैं, अदरवाइज मार्केट में जो भी ड्रोन अवेलेबल है उसको वो परचेज कर सकते हैं। यह है बस खाली सिंपल सा फंडा COTS सिस्टम का, कि COTS सिस्टम हमारे आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर दे देता है कि आर्म्ड फोर्सेस कैन एक्वायर कमर्शियली अवेलेबल ड्रोन्स वेयर सूटेबल। जैसा उनको लगता है कि अगर मार्केट में अवेलेबल है तो तुरंत परचेज कर लेंगे, और लग रहा है कि भाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है तो वो बनवा सकते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए हमें ड्रोन पार्टनरशिप को बनाना होगा देश के अंदर में। हमें भी चाइना की तरह अपने मैन्युफैक्चरर्स को, अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को साथ में लाकर कोलैबोरेट करना होगा, सपोर्ट करना होगा, इनोवेशंस के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़े बेनिफिट्स देने होंगे। इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म बेसिस पे मिलेगा, शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं। तो ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। गवर्नमेंट ने $2 बिलियन का जो प्रोक्योरमेंट कमिटमेंट रखा है, ये दिखाता है कि हाँ गवर्नमेंट की आज एक क्षमता है या उनकी एक सोच है कि हाँ बिल्कुल एक इंडिजीनियस ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होना चाहिए, कि हम अपने देश के अंदर में ही ड्रोन्स को बनाने की अपने पास में एक एक्सट्रीम लेवल पर पावर को रख सकें। दैट्स इट। अब एट द लास्ट यहाँ पर आपको वे फॉरवर्ड दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में क्या है कि इंडिया को वही पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को बदलो, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग वाली पॉलिसी को अपनाओ। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर। सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला आर्टिकल, अगला एडिटोरियल है। यहाँ पर यह बात करता है राइट ऑफ वे के बारे में। राइट ऑफ वे, और बेसिकली यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं इंडिया नीड्स टू बिल्ड मोर फुटपाथ्स टू हेल्प पेडेस्ट्रियंस वॉक फ्रीली। मैटर क्या है भाई, आपके पास में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये सारे के सारे मौलिक अधिकार, ये फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए। ठीक है, आर्टिकल 21 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 यहाँ पर आपके पास में राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का पूरा अधिकार, कोई इसको छीन नहीं सकता। कुछ भी हो जाए कोई यहाँ पर इस आर्टिकल को खारिज नहीं कर सकता, आर्टिकल 21 को। फिर वैसे यहाँ पर आपका आर्टिकल 19 है जो आपको खुलकर बोलने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, खुलकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 इस तरीके से ये राइट्स आपको देते हैं। एंड दीज ऑल आर फंडामेंटल राइट्स। इन फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर भी कोई वायलेशन होगा, आप सीधा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट आपकी प्रोटेक्शन करेगा, आपके अधिकार की सुरक्षा करेगा। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, आप देखो ये जो राइट्स हैं दोस्तों, इन राइट्स में समय अनुसार और लगातार ढेर सारे अपडेट्स होते हुए आए हैं, और अभी भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो आर्टिकल 21 के अंदर में एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, वो है राइट टू वॉक ऑन अ डेमोक्रेटेड पाथवे, फुटपाथ एज अ फंडामेंटल राइट। यानी राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ, फुटपाथ पे चलने का जो अधिकार आपके पास में है वो अब आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्निशन दे दिया है। तो कहोगे ये क्या है, ये तो हमें पता ही है, फुटपाथ पे चलना है, ये अधिकार क्या है, आर्टिकल 21 क्या? देखो इसका पर्पज़ ये है कि जब ये आपका अधिकार डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा कि भाई यहाँ पर ये लोगों के राइट्स की बात है, ये लोगों का अधिकार है कि लोगों को एक अच्छा फुटपाथ मिलना चाहिए। उस फुटपाथ पे लोग चलेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बराबर रोड में चलेंगी। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस वगैरह कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, इसका बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, थोड़ा दर्दनाक बैकग्राउंड है। देखो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठती है जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस अतुल S चंद्रूकर बैठते हैं। ये दोनों कौन सा केस देख रहे थे? कर्नाटका से एक केस आता है जहाँ पर 5 साल का एक बच्चा
जिसको एक टैंकर लॉरी ने हिट कर दिया। 5 साल का एक बच्चा, और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब उस बच्चे की जब डेथ हो गई तो उसके परिवार वालों को कंपनसेशन का केस जो है, कंपनसेशन के केस के थ्रू मुआवजा देने की बात हो रही थी। केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया। कोर्ट ने इस केस को ऑब्जर्व किया और कोर्ट यहां पर कहता है पेडेस्ट्रियंस यानी पैदल चलने वाले लोग कई बार यहां पर आप कह सकते हैं कि ऐसे ही केसेस का शिकार बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में फुटपाथ, प्रॉपर फुटपाथ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, और इसीलिए सेफ वॉकिंग को यानी सुरक्षित तरीके से लोगों को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके फुटपाथ पे चलने के लिए, इसको इन्होंने आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर दिया। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, इसी में ही आपका राइट टू वॉक ऑन डेमोक्रेटेड फुटपाथ आ गया। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि राइट टू वॉक ऑन अ डेमोक्रेटेड फुटपाथ, क्या ये कोई फंडामेंटल राइट है? बिल्कुल फंडामेंटल राइट, रिकग्निशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 21। समझे? तो अब जुडिशियल रिकग्निशन का मतलब क्या है? मतलब यह है कि देखो, प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी कि जब अब गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना होगा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में और इसको इंप्लीमेंट करना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसी वजह से राइट टू वॉक को आर्टिकल 21 में रखा गया, ताकि अब प्रेशराइज किया जा सके गवर्नमेंट को, ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में, फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर में। 1970 से अभी तक देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने लगातार आर्टिकल 21 को समय अनुसार जरूरत के हिसाब से एक्सपैंड किया है, नई नई चीजें ऐड करी हैं। अब ये फुटपाथ इज नेसेसरी फॉर पर्सनल लिबर्टी, ये नई चीज ऐड हुई है जिससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की जा सकती है। इसी वजह से ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। अब होता यह है कि ये सब करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जितने भी पैदल चलने वाले लोग हैं वो इन्हीं प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। भारत के आज बहुत बड़े बड़े शहर ही क्यों ना हो, वहां पर फुटपाथ की कमियां हैं, और जहां पर फुटपाथ एग्जिस्ट करते हैं वहां पर बहुत सारा इंक्रोचमेंट हुआ है, जबरन इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। लोग गाड़ियां खड़ी कर दें, फुटपाथ बनाया गया था चलने के लिए, वहां पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, स्ट्रीट वेंडर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत चीज़ के लिए यूज़ हो गया। और कई बार यहाँ पर गवर्नमेंट अर्बन प्लानिंग का नाम देती है, तो अर्बन प्लानिंग में केवल और केवल हम रोड का चौड़ीकरण कर रहे होते हैं। रोड्स को चौड़ी करो, ट्रांसपोर्टेशन को मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, लेकिन हम लोग पैदल चलने वाले लोगों का ध्यान नहीं दे पाते कि भाई बगल में एक फुटपाथ भी होना चाहिए जिससे एक इंसान सुरक्षित चल सकेगा। अब क्योंकि ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, अर्बन प्लानिंग में हमने फुटपाथ को शामिल ही नहीं किया अपने प्लान के अंदर में, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? वही जो 5 साल के बच्चे के साथ हुआ। जो पेडिस्ट्रियंस हैं इनके साथ में डायरेक्टली सेफ्टी रिस्क आता है। भाई आप तो ठीक चल रहे हो, बराबर वाला कैसे चल रहा है उसका थोड़ी पता है, पीछे वाला कैसे आ रहा है उसका थोड़ी पता है, अगर आप ठीक हो तो, है ना? तो इसके लिए एक सेफ पेडिस्ट्रियंस के लिए फुटपाथ यहाँ पर होना एक अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है कोर्ट की। अब कोर्ट के पास में, मतलब ये कोर्ट ने एक बात और बोली है कि इंडिया के पास में ऐसा कोई कॉम्प्रहेंसिव एक डिटेल्ड लॉ नहीं है जो पेडिस्ट्रियन के राइट्स को गवर्न करे। तो इसीलिए हमने पेडिस्ट्रियन की सेफ्टी को सीधा आर्टिकल 21 के अंदर में शामिल कर दिया कि जब जब यहाँ पर म्यूनिसिपल लॉज, टाउन प्लानिंग की बात होगी, स्ट्रीट डिज़ाइन गाइडलाइंस की बात होगी, तब तब यहाँ पर फुटपाथ को भी बनाने का डिस्कशंस होगा। समझ रहे हैं? फिर ये कहता है कि हमने लेसन लिया है अलग अलग एक्ट से। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014, तो ये स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोटेक्शन करता है, जो रेडी वगैरह वाले होते हैं इनकी सुरक्षा करने का काम करता है। ये स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। तो इस पर्टिकुलर एक्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है? वेंडर्स को प्रोटेक्ट करना, वेंडर्स को सुरक्षित रखना फ्रॉम द हैरासमेंट अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज नंबर जी। कई बार क्या होता है ना कि इनको हटाया जाता है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्पेसिफिक जगह है स्पेशल तौर पे, तो उनको वो जगह दी जाए वहाँ से अपना वो बिक्री कर सकें। ठीक है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के थ्रू, क्योंकि ट्रेड करने का अधिकार है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, फ्रीडम मिलता है इसका, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, इस एक्ट को लेकर आया गया था। हालांकि इस एक्ट को इंप्लीमेंट जब करने लगे तो बहुत वीक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, कहीं पर भी किसी भी वेंडर के राइट्स की बात नहीं की गई। तो आर्टिकल यहाँ पर कहता है यही चीज़ पेडिस्ट्रेनियन जजमेंट में भी हो सकता है कि आपने जजमेंट तो दे दिया बट इसको इंप्लीमेंट किया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको आप स्वच्छ भारत और सिविक बिहेवियर के साथ में जोड़ लो, कितने ही सख्त कानून क्यों ना हो। स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पर सरकार ने अनाउंस किया, लेकिन लोग फिर भी खुले में गंदगी फैलाते हैं, कई बार खुले में कोई चीज़ें जलाई जा रही होती हैं। तो लॉ कई बार क्या होता है, सिटीजन के ऊपर भी फोकस करता है, लेकिन कई बार यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे भी हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिविक सेंस मैटर करता है। क्योंकि आप एग्जाम्पल देख पाओगे रिसेंट के नए नए एयरपोर्ट्स का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया, बगल में डस्टबिन भी है, लेकिन इंसान कहाँ पे थूक रहा है, दीवार पर। कहाँ पर गंदगी फैला रहा है, नीचे। तो सिविक सेंस मैटर करता है, बट कुछ जगह पर ऐसे हैं कि लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती।
सिटीजन्स की अगर ड्यूटीज़ ये सब चीज़ों में कई बार गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से वेस्ट कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाती। तो दोनों ही तरफ से यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे हमारा सिविक सेंस लैक कर रहा है, और जहाँ पर सिविक सेंस अवेलेबल है वहाँ पर ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर लैक कर रहा है। दोनों को कंबाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकेली यहाँ पर ये मत सोचो कि अगर गवर्नमेंट ही सब कुछ कर देगी, मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है सब कुछ करना, सब साफ सफाई मेंटेन करना, साफ सफाई और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है। और वो फैसिलिटीज़ देना कि हाँ भाई जगह जगह पर वो पब्लिक डस्टबिन और ये सब चीज़ें मिले, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है रिस्क ऑफ मिसयूज। आर्टिकल में यहाँ पर एक चिंता व्यक्त की गई है, वो यह है कि भाई जो हमने ये अधिकार डिक्लेयर कर दिया आर्टिकल 21 में, राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ इज़ अ फंडामेंटल राइट, कहीं इसका मिसयूज़ ना होने लगे, क्योंकि बहुत सारे राइट आर्टिकल्स का मिसयूज़ हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि अब ये जो फुटपाथ है यहाँ से सबको हटाना शुरू कर दे। फुटपाथ है भी नहीं, स्ट्रीट्स जो हैं उनमें मतलब जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स, उनको हटाया जाए कि भाई आप हटो यहाँ से, है ना, इस एरिया को खाली करना है, जबकि वो फुटपाथ है भी नहीं। तो ये मिसयूज़ भी हो सकता है। तो रियल सोल्यूशन ये है कि आपने भाई रियल फुटपाथ को बनाना है। ऑथर ने आर्ग्यू किया है कि सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि भाई आप ये सुनो, आपने इन्वेस्टमेंट करना होगा पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। फुटपाथ को बनाना होगा गवर्नमेंट को, कंटिन्यूस फुटपाथ, फिजिकल बैरियर्स को रिमूव करना है ना। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अर्बन प्लानिंग में हमेशा फुटपाथ को शामिल करेंगे तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, जिससे भविष्य में हम नई प्रकार की जो शहर है उसको हम लोग जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 21 के अंदर में इसको एक प्रेजेंस देना ज़रूरी था। बाकी मेंस के पर्पस से आप ये कुछ एक्ट्स वगैरह याद रख सकते हैं, रिवीजन पॉइंटर आपको दिए गए हैं, ये रिवाइज करने के लिए सारे के सारे बेसिक फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप इसको बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में डिस्कशन हो रहा है 4 ग्लेशियल लेक्स है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, जो पिछले 10 सालों में तेजी से फैलती चली जा रही हैं ये ग्लेशियल लेक्स। ये एक स्टडी छपी है और ये स्टडी की गई है सैटेलाइट के माध्यम से। अब देखो होता क्या है, जो हमारे बर्फीले पहाड़ होते हैं ना, इन बर्फीले पहाड़ों में कई बार झीलें बनी हुई होती हैं। ये मान लो ग्लेशियर्स हैं, ये बनी हुई है झील। अब यहाँ पे बर्फ़ लगातार पिघल रही है क्योंकि गर्मी बढ़ रही है। तो क्या होता है, ये जो झील है, झील धीरे धीरे करके फैल रही होती है। ऊपर से बड़े बड़े जो टुकड़े हैं बर्फ़ के, वो भी टूट टूट के नीचे गिर रहे होते हैं। और मान लो क्योंकि पहाड़ी इलाका है, भूकंप बहुत आते हैं, ठीक है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह है, भूकंप आया, ये बहुत हिला ऊपर की धरती, बहुत सारे जो यहाँ पर अलग अलग एरियाज़ हैं, लैंड है, वो टूट टूट के नीचे गिरता है, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट के नीचे गिर जाए, ये जो झील है इसका पानी पहले से भरा हुआ था, पानी उफान मार रहा है, और अचानक से यहाँ पर ये एवलांचेस आ गया, कोई लैंडस्लाइड हो गया, इधर से लैंडस्लाइड हो गई, इधर से बर्फ़ गिर गया नीचे, बर्फ़ का टुकड़ा, तो ये पानी अचानक से एक झील के ज़रिए बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा बहुत सारा पानी अचानक से, तो नीचे के एरिया में बाढ़ आनी शुरू हो जाएगी, और जो लोग रह रहे होंगे, ह्यूमन सेटलमेंट होगा, वो सब बाढ़ का सामना करेंगे। समझ रहे हैं। और कई बार यहाँ पर ये जो हमारी नेचुरल वॉल्स वगैरह होती हैं, ये भी डैमेज हो जाती हैं। जो हम लोग वॉल्स वगैरह ये मतलब बनी हुई होती हैं नेचुरल वॉल्स, ये डैमेज हो जाती हैं, तो इससे भी पानी निकल रहा होता है। तो अचानक से झील क्रैक हो चुकी है, झील का सारा पानी बाहर निकल रहा है, और नीचे जितना भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो बाढ़ को फेस कर रहा है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि झील ऊपर है, ऊपर से पानी बह रहा है नीचे से, और वो भी बहुत तेज़ गति से। तो बाढ़ आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। तो एक्चुअल तौर पे सैटेलाइट से डिटेल्स निकाली गई है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में 4 ग्लेशियल लेक्स पाई गई हैं जो धीरे धीरे करके फैल रही हैं। फैलना इज़ नॉट अ खतरा, वो एक वार्निंग का साइन है हमारे लिए। ठीक है, कि हाँ वार्निंग मिल रही है, अभी सुधार कर लेना, प्लानिंग कर लेना, और नीचे ह्यूमन सेटलमेंट के को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट मामला है क्या, न्यूज़ क्या चल रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड डिटेल निकाली गई है, जिसमें पता चला अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट में 5 में से 4 ग्लेशियर लेक ऐसी हैं जो ऐसे ही ग्लेशियर्स में ऊपर की साइड में प्रेजेंट है, जिनका विस्तार होते चले जा रहा है, वो लेक्स फैलती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स बर्फ़ पिघल रही है, तो मेल्ट वाटर एक साथ इकट्ठा हो रहा है। इससे चिंता यह है कि आने वाले समय पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है। तो इस वजह से ये स्टडी जोर देता है कि हमें रेगुलर बेसिस पर इन झील के ऊपर में निगरानी बना के रखना होगा, मॉनिटर करना होगा। कभी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें उससे निपटने के लिए पहले से ही अल्टीमेट सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। अब ये सर्वे कैसे कंडक्ट किया गया? सोहोरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो बेसिकली एक जियो स्पेशल इंटेलिजेंस फर्म है, कंपनी है जो नोएडा के अंदर में है। इन्होंने सैटेलाइट की इमेजेस का यूज़ करा है, और वो जो इमेजेस यूज़ करी गई हैं वो अलग अलग सैटेलाइट की इमेजेस हैं। ICI, प्लैनेट स्कोप, LIS सैटेलाइट, ये सब सैटेलाइट से डिटेल निकाली गई है, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ये याद रखिएगा जो ये लेक्स हैं, इन लेक्स के नाम
ये लेक कहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों? मागोचू बेसिन, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि मागोचू बेसिन हाल ही में न्यूज़ में है, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर ये झीलें प्रेजेंट है। और इन झीलों को पहले भी जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इसको हाई रिस्क की कैटेगरी में कवर किया कि भाई यहाँ पर ये वेरी हाई रिस्क की लेक्स के अंदर में आती हैं, खतरा बहुत ज़्यादा है इन झीलों को लेकर। तो एक स्टडी यहाँ पर की गई, स्टडी में एक इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया गया कि भाई कभी भी ये बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। जैसे सिक्किम में हुआ था, याद है 2023 में अक्टूबर के महीने में सिक्किम में क्या हुआ था? ऐसे ही यहाँ पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ गया, यानी कि एक लेक थी ऊपर की साइड में प्रेजेंट, उसमें एक लैंडस्लाइड की वजह से बर्फ़ का टुकड़ा बड़ा सा गिरा, जिसकी वजह से वो पानी सीधा बाहर की साइड में निकला और नीचे के एरिया में फ्लड्स आने शुरू हुए। तो ये स्टडी ने यहाँ पर मेंशन किया है सबसे ज़्यादा चिंतित अगर हमें किसी लेक के बारे में होना चाहिए तो वो है सांपो लेक। आपको ये हाईलाइट करके दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये। जितनी भी लेक्स को स्टडी किया गया है इनमें से दोस्तों सांपो लेक सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसका जो एरिया है वो 78 हेक्टेयर से बढ़कर 88 हेक्टेयर हो चुका है पिछले कुछ सालों में, और इसका साइज़ लगातार इंक्रीज हो रहा है। और ये प्रायोरिटी लेक है कि भाई इस पे तो निगरानी बना के रखना होगा, और कभी भी कोई ऐसा खतरा लगे तो अर्ली बेसिस पे लोगों को वार्निंग देना ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे लेक आप देखोगे तो वो है जिसका नाम है धरका सो। इसको हाई रिस्क कैटेगरी में कवर किया गया है। ये भी धीरे धीरे करके एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो 5 लेक है उनमें से ये 2 लेक्स तो आपने नाम याद रखने हैं। एक सांपो लेक है, बाकी के नाम नहीं दिए गए हैं हमारे आर्टिकल में, सांपो लेक और धारका लेक, ये याद रखिएगा, धारका सो। ये 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो बेसिक तौर पे हाई रिस्क कैटेगरी में कवर किए गए हैं, यानी कि फैल रही हैं। कभी भी इसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, इसका डेफिनेशन भी आपको ज्योग्राफी के पर्पज से यहाँ पर दिया गया है हाईलाइटेड फॉर्म में। ठीक है कि भाई ये कब होता है, जब एक ग्लेशियर लेक सडनली बहुत सारा पानी ड्यू टू द फेलियर ऑफ नेचुरल डैम, कि भाई यहाँ पर एक डैम था जिसको बोलते हैं मोरेन डैम। अब क्योंकि यहाँ पर ये ग्लेशियर लेक है, इधर से बर्फ़ पिघल रही है, ये हिस्सा टूट के नीचे गिर रहा है, तो ये कमज़ोर पड़ेगा, इस पर पानी का प्रेशर पड़ रहा है, ये टूट जाएगा, नीचे सारा पानी उतर जाएगा, नीचे एरियाज़ में फैलना शुरू हो जाएगा। ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स हैं। अब ये सब मोरेन डैम वगैरह टूटता है लैंडस्लाइड्स की वजह से, रॉकफॉल की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या मोरेन डैम क्रैश, ये जब कई बार इस पर पानी का प्रेशर पड़ने की वजह से कोलैप्स हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये सारी समस्याएं आती हैं। ऐसा ही हुआ था अक्टूबर 2023 में, और उस झील का नाम देखो, मैं बता रहा था ना सिक्किम के अंदर में जो झील है इसका नाम है लोनाक लेक। अब लोनाक लेक में एक बड़ा डिजास्टर होता है 2023 में। ऐसा ही हुआ था, जब ये पानी नीचे की साइड में निकल कर आया तो दर्जनों लोगों की जान गई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ। चुंगथांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्वेश्चन बना था किसी एग्जामिनेशन में, ये भी डैमेज हो गया था पूरा। इस पर काम चल रहा था, लोग काम कर रहे थे। इतना खतरनाक यहाँ पर ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। इसलिए हमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग करना होगा, जो आज हम कर रहे हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सैटेलाइट से हम देख रहे होते हैं कि उस झील के क्या सिचुएशन है करंट समय पर, कितनी ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है क्या एक्सपैंड मतलब प्रॉब्लम ही है? नहीं। एक्सपैंडिंग लेक बेसिकली एक इनस्टेबिलिटी को दिखा सकता है कि भाई हाँ लेक थोड़ी सी अस्थिर हो रही है, रिस्की होती चली जा रही है। अगर इसका एक्सपेंशन और बढ़ रहा है तो हम इसको एज अ वार्निंग साइन के तौर पर ले सकते हैं, और वार्निंग साइन पे लेने के बाद में हम इसके ऊपर में निगरानी बनाते हुए लोगों को रेगुलर बेसिस पे सतर्क कर सकते हैं, जिससे लोगों की जान ना जाए। क्योंकि इसको अब रोक तो पाएगा नहीं कोई अगर यहाँ पर यह फ्लड आता भी है, लेकिन लोगों की जान बचाई जा सकती है नीचे। समझ रहे हैं? तो इंडिया का जो प्रोग्रेस है इसमें कैसा है, हमने देखा हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे केसेस को मॉनिटर करने के लिए। तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स याद रखेगा। सांपो लेक के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपने रटा होना चाहिए। अच्छा मोरेन डैम कह रहा हूँ, सांपो लेक तो आपको पता ही होना चाहिए। दूसरी लेक यहाँ पर लोनाक लेक, ये सिक्किम में 2023 वाला केस निकल कर आया था। एक लेक और तो पढ़ाई थी यार, चलो मैं जब ये रिवीजन पॉइंटर आपको दूंगा तो उसमें मैं आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो जो दूसरी लेक है उसका नाम है धरका सो, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हाई रिस्क लेक में कैटेगरी में कवर किया गया है। चलिए अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है हमारे सामने, ये वाला आपके सामने दिख रहा होगा, ये न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने स्टेटमेंट दिया है, सिकल सेल एनीमिया टू बी इरेडिकेटेड बाय 2047। जो सिकल सेल एनीमिया होता है इसको हम 2047 तक पूर्ण तरीके से ख़त्म कर देंगे अपने देश में, ये बात कही जा रही है। तो अब एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया होता क्या है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक वर्ड यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स पेरेंट से बच्चों में एंड फर्दर जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर यह बीमारी ट्रांसमिट होती रहती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इसको हमने सिकल सेल एनीमिया बोला है। तो सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो इनहेरिटेड म्यूटेशन की वजह से होता है इन द हेमोग्लोबिन जीन।
हमारा जो हेमोग्लोबिन जीन है उसके अंदर कुछ बदलाव होता है, उस बदलाव की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। अब ये बदलाव इतना खतरनाक है कि आपके रेड ब्लड सेल्स के शेप को चेंज कर देता है। देखो, जो हमारी आरबीसीज होती हैं बॉडी में, आप पढ़ते हैं ना आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, तो हमारी जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहते हैं। इन्हीं रेड ब्लड सेल का मेन काम है बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आपके हर एक अंग को ऑक्सीजन मिलना सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हर एक अंग में, बॉडी के हर एक कोने के अंदर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम इसी रेड ब्लड सेल्स का है, आरबीसीज का है। समझे इस बात को? तो आरबीसीज का इंपॉर्टेंस आपको यहां पर यह समझ में आया। अब होता क्या है कि आरबीसी का शेप ऐसा होता है गोल, ये आप देख पा रहे होंगे गोल शेप। लेकिन जब किसी के बॉडी में म्यूटेशन हो जाए, यानी कि उसके हेमोग्लोबिन जीन के अंदर में कुछ बदलाव हो जाए, तो बदलाव होने की वजह से जो ये आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज का शेप बदल जाता है, शेप बदल के सिकल में बदल जाता है। सिकल आप देखते हैं जैसे एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है ना, इस तरीके से यहाँ पर होता है ना, काटने वगैरह के लिए फसल वगैरह या घास वगैरह, तो ये यूज़ किया जाता है सिकल का। तो सिकल शेप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो वैसे तो नॉर्मली आरबीसीज होना कैसे चाहिए था? गोल शेप में, ये हो गया सिकल शेप में। अब सिकल शेप में होने की वजह से ये आरबीसीज ब्लड वेसल्स में प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाते, बह नहीं पाते, अटकेंगे भाई इसके अंदर में। ब्लड फ्लो अटकेगा, रुकेगा, क्योंकि इनका शेप बदल चुका है। गोल थे तो ये प्रॉपर तरीके से फ्लो करते थे। अब जब ये फ्लो नहीं करेंगे तो उस ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। ये एबनॉर्मल सेल कहीं पर भी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई आपके ऑर्गन में रुक जाएगी, और किसी भी टिश्यू में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई ना, उस एरिया में ऐसा भयानक दर्द होता है जैसा दर्द कभी महसूस ना किया हो गया हो। वो एरिया का ऑर्गन डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसको रेगुलर बेसिस पे ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। एनीमिया हो सकता है, प्रीमेच्योर डेथ तक यहाँ पर हो सकता है इस सिकल सेल एनीमिया की वजह से, क्योंकि एक हेरिडेटरी डिजीज है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यहाँ पर ये पास होती है। तो इस पर ट्राइबल कम्युनिटीज में एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल कम्युनिटीज में हमेशा से ही भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला। अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन यही रही है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ में सिकल सेल जैसे केसेस को दूर करने के लिए हमने एक मिशन चलाया जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया। भारत सरकार इस नेशनल मिशन को लॉन्च करती है 2023 में। ऑब्जेक्टिव था कि हम जो भी ये डिजीज़ है, उस डिजीज़ को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम 2047 तक ख़त्म कर देंगे, इसको जड़ से निपटा देंगे। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी मेंशन किया है कि देखिए हमने इस मिशन को लॉन्च किया है, इस मिशन पे काम चल रहा है, और बहुत सारे केसेस, 7 करोड़ से ज़्यादा इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 0 से लेकर 40 साल तक की एज है। उन सब के ऊपर यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि जो रैपिड इम्प्लीमेंटेशन इस मिशन का वो किया गया है, सिकल सेल से बचाने की कोशिश की गई है। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी पहले पता चल जाएगा, डायग्नोसिस की बात हो रही है, जितना जल्दी इस बीमारी के बारे में पता चल जाएगा उतना जल्दी हम लोग एक ट्रीटमेंट देके उस व्यक्ति को उस बीमारी से बचा सकते हैं। फिर प्रश्न आता है दोस्तों अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर मेंशन करती हैं कि देखो ये जो डिजीज़ है इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है, इसके सिम्टम्स लोगों को पता होने चाहिए, जेनेटिक काउंसलिंग होनी ज़रूरी है, और जब सिम्टम्स पता होंगे तो लोग यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर जब जाएंगे तो डायग्नोसिस के तरीके हमारे पास में बेटर होने चाहिए, जिससे हम सिकल सेल डिजीज़ को तुरंत ख़त्म कर सकेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पर इस सिकल सेल डिजीज़ के बारे में कुछ यहाँ पर बातें पता चल चुकी हैं, सिकल सेल एनीमिया एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है। नेशनल मिशन, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, डायग्नोसिस हो तब, ताकि हम लोग इसको एक ट्रीटमेंट दे सकें। यह हमारा एक एग्जैक्ट मेन पर्पज़ है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। अब ये रहे कुछ छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। बाकी आपने कुछ नहीं पढ़ना, आज के सेशन में बस इतना ही है। आज का सेशन होता है हमारा समाप्त। आज के न्यूज़पेपर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने यहीं पर कवर कर लिए हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।